दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल से। दोस्तों आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं कि नेताओं की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों होता है। देश के नेता क्या वो किसी भी पार्टी के रहे हों, लागू तो सब पर ही होता है, लेकिन ये नेता जो चुनावी भाषण देते हैं उनमें जो वादे करते हैं, ये कितनों वादों पर खरे उतरते हैं, उनको देखा जाए, उनकी परख की जाए, उनका विश्लेषण किया जाए तो दोस्तों ये थर्ड क्लास भी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री उस पर खरे नहीं उतरते। ऐसा क्यों है? जनता फिर भी क्यों नहीं समझ पाती? वो लच्छेदार भाषणों में नेताओं के क्यों फंस जाती है? अपने दिमाग का क्यों नहीं इस्तेमाल करती? यह सोचकर कई बार बड़ा दिल दुखता है। यदि हम मतलब मुख्य रूप से तो दो ही सरकारें हैं, विपक्ष की भी सरकारें रही हैं, ज़्यादातर तो देश में कांग्रेस की सरकार रही है, तीसरे मोर्चे की भी सरकार रही है, लेकिन उन सरकारों को देश की जनता ने उनके झूठ पर, झूठे वादों पर, उनके भ्रष्टाचार आदि जो भी उन पर आरोप लगे उनको सत्ता से बाहर कर उनको उसकी सजा दे दी। लेकिन जो वर्तमान मोदी सरकार पिछले 9 साल से ज़्यादा वर्षों से चल रही है, तो आप समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होती है कि किस तरीके से गैस के सिलेंडर के बारे में भाजपा नेताओं ने वादे किए थे, पेट्रोल डीजल आधे दाम पर करने की बात कही थी और डॉलर को नीचे लाने की बात कही थी, और मखौल उड़ाया जाता था मनमोहन सिंह जी का, पूर्व प्रधानमंत्री का, कि डॉलर की प्रधानमंत्री जी की सरकार से भी ज़्यादा, यानी प्रधानमंत्री जी की उम्र से ज़्यादा डॉलर बढ़ रहा है। तो आप आज देखें कि सरदार मनमोहन सिंह जी की डॉलर वाली जो बात थी, तब कहाँ था डॉलर, आज डॉलर कहाँ है? उनके कार्यकाल में, यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, तो 58 रुपये से 72 रुपये के बीच में डॉलर की कीमत रही थी, जो आज 82 रुपये के आसपास है और जो 84 रुपये तक गई थी। उसी तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव 35 रुपये बात करने की कही गई थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये सरकार उस मुद्दे पर भी, उस वादे पर भी खरी नहीं उतरी और देश भर में 100 रुपये या 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल का दाम चल रहा है, और डीजल तो कभी इतना महंगा किसी सरकार में नहीं हुआ था जितना इस सरकार में हुआ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तेल की लगभग आधी है। 60 रुपये के रेट पर विदेश से, रूस से खरीदा जा रहा है तेल, और बिक क्या भाव रहा है आपके सामने है। जबकि सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में 120 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट होता था। तो ये आम आदमी को कितना परेशान करती है महंगाई की बातें। लेकिन नेता किस तरीके से, किस चतुराई से इन मुद्दों को
दबा जाते हैं, भूल जाते हैं जब वो सत्ता में आ जाते हैं कि हमने सत्ता में आने पर जनता से क्या वादे किए थे। तो ये तो महंगाई वाली बात हो गई। एक जो मोदी सरकार में या प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देने की बात कही थी, देश से 5 साल में भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कही थी, तो इस पर भी हंसा ही जा सकता है। यदि आम जन जीवन में देखा जाए, आम जनता से बात की जाए, तो रिश्वत के रेट इस सरकार में कई गुना बढ़ गए हैं, जो अपना काम कराने के लिए जनता को देने पड़ते हैं। कहीं कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। आम जन में, नौकरशाही में भयंकर भ्रष्टाचार है और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो यहाँ भी कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। और इससे भी एक बड़ी बात हम करें तो राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के दावे थे। मुझे तो नहीं लगता, बल्कि देश की जनता को एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है। जितने भी विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार के आरोप में ये आरोप लगाए गए थे विपक्षी दलों के नेताओं पर, उन्हीं को लेकर मोदी जी या भाजपा सरकार बना रही है, या एक राजनीतिक भ्रष्टाचार के तहत ही विपक्षी दलों की सरकारें गिराकर उधार की सरकार बना रही है भाजपा। जनता ने भाजपा को कई राज्यों में सत्ता की कुंजी नहीं दी, सत्ता में नहीं बिठाया, लेकिन भाजपा ने करोड़ों की विधायकों आदि को खरीद फरोख्त करके, विपक्षी दलों के विधायकों को खरीद करके अपनी सरकारें बनाई हैं, विपक्षी सरकारें गिराई हैं। यदि वैसे तो सबके सामने है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, जिसके कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, वो भाजपा ने गिराई। किसी चीज का नंबर 1 में कोई हमारे पास सबूत नहीं होता, लेकिन हवा में सारी बातें तैर रही होती हैं, राजनीतिक गलियारों में सारी बातें तैर रही होती हैं कि कितने कितने करोड़ों में एक एक विधायक को खरीदा गया, लालच दिया गया और बहुत सारे लोगों को डरा धमकाकर उनको जेल में डालने का धमकी देकर भाजपा की सरकार बनवाने में उनका समर्थन लिया गया। तो क्या ये राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है? क्या लोग नहीं जानते कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से विपक्ष की या कांग्रेस की सरकार गिराई? और महाराष्ट्र में तो पिछले दिनों की बात है कि किस तरीके से सरकार जो है विपक्ष की गिराई, और वो भी उधार की सरकार है। जनता ने यहाँ भी भाजपा को सत्ता नहीं सौंपी थी, और जो विपक्षी गुट ने 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी, उसके भी एमएलएज को खरीद कर, डराकर, धमकाकर, जेल में डालने का डर दिखाकर, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखाकर भी कई एमएलएज को भाजपा के साथ लाया गया और भाजपा की सरकार बनाई गई। क्या ये राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है? क्या एमएलएज को खरीदकर विपक्ष की सरकारें गिराना और भाजपा की सरकार बनाना ये कोई धर्म का काम है? क्या ये राजनीतिक पाप नहीं है? तो ये कैसा भ्रष्टाचार मुक्त शासन ये सरकार दे रही है? मोदी जी किस भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं? पूरी दुनिया में गाते फिरते हैं मोदी जी कि हमारा भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा महान है, सबसे महान लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ एक्चुअल में लोकतंत्र की क्या फजीयत की जा रही है, लोकतंत्र को कैसे
खराब किया जा रहा है, कैसे उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विपक्षी दलों को की सरकारों को कैसे गिराया जा रहा है। जहां तक मुझे याद है, गोवा में भी सरकार ऐसे ही गिराएगी, और पिछली जो सरकार थी कर्नाटक में, वो भी कांग्रेस की विपक्षी दल के साथ मिलकर कांग्रेस ने बनाई थी। इसी तरीके से भाजपा ने उस सरकार को भी गिरा दिया। क्या ये राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है? तो ये जो और भी कई राज्यों में सरकारें गिराई गई या ज़बरदस्ती एमएलएस का समर्थन लेकर किसी भी तरीके से अपनी सरकार बनाई गई, तो दोस्तों सारा देश जानता है, और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो जानते हैं कि भाई ये कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त किया जा रहा है देश को। हर व्यवस्था में भ्रष्टाचार घुसा है। कोई भी चीज़ देख लीजिए, जो भी सरकार खरीद फरोख्त करती है। हालांकि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने तो राफाल के जो लड़ाकू विमान खरीदे थे उनमें भी घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने तो और भी कई मुद्दों पर सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में घेरा है। तो मुझे, या जो निष्पक्ष पत्रकार हैं देश के, यदि कुछ बिके हुए पत्रकारों को, चैनलों को छोड़ दिया जाए, तो सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, और जनता से जो वादे किए गए थे, जो आम जनता जिनसे प्रभावित होती है, चाहे वो महंगाई है या आम जनजीवन में या नौकरशाही में भ्रष्टाचार है, कि उससे मुक्ति दिलाएंगे। कहीं पर जनता को कोई मुक्ति नहीं मिली है। ना बिजली का समय पर मिल पाती है, ना पूरी मिल पाती है, ना सड़कों का बुरा हाल है। देखें तो किसी भी शहर में चले जाइए, सड़कें टूटी फूटी हैं, गंदगी हर तरफ है। कोई भी जो आम जीवन को प्रभावित करती है, किसी भी शहर को प्रभावित करती है, और रोटी कपड़ा मकान हो, जो आम आदमी से जुड़ी चीज़ें हैं, उससे आम आदमी बहुत पीड़ित है। शहर की समस्याएं हों या गांव की समस्याएं हों, सफाई का मुद्दा हो, रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे सस्ते इलाज का मुद्दा हो, जो आम आदमी की ज़रूरत की बातें हैं, कहीं भी तो जनता को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा था कि नेताओं की कथनी और कथनी में जो अंतर होता है, तो देश के मीडिया को विशेष रूप से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, कितना है कितना नहीं है, मीडिया का इस दौर में कितना गला घोंटा गया है, कितना दबाया गया है, कितना उसे खरीदा गया है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये समस्याएं हैं ज़रूर। जो पत्रकार सरकार के पिछलग्गू हैं, जो चैनल सरकार के पिछलग्गू हैं, वो आम जनता की समस्याओं को आम तौर पर उठाते नहीं हैं, और जो सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं उनको दबाने का काम करते हैं। तो ये चौथे स्तंभ का काम नहीं है। ये चौथा स्तंभ मीडिया भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, और सरकार को देश की जनता के सामने असली तस्वीर पेश नहीं करता है। कई लोग कहते हैं कि भाई कई पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं। भाई पत्रकारों का काम ही असली ये है कि जो सरकार छिपाती है, पत्रकार उसको उजागर करें और असली तस्वीर देश की जनता को दिखाएं कि भी जो सरकार दूरदर्शन पर या अपने खरीदे हुए चैनलों पर जो बयां कर रही है, दिखा रही है, वो देश की सच्चाई नहीं है, बल्कि सच्चाई वो है जो आम तौर पर सोशल मीडिया के बहुत सारे पत्रकार हर मुद्दे पर दिखा रहे हैं कि सरकार कहाँ कहाँ फेल हो रही है, कहाँ कहाँ वो जनता के साथ किए वादे पूरे करने में असफल रही है,
और किस तरीके से वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी पाक साफ नहीं है। तो दोस्तों, मैं मीडिया जगत से भी ये अपील करता हूँ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी ये आग्रह करता हूँ कि कष्ट सहकर भी देश की जनता को उन सच्चाइयों से अवगत कराएं जो सरकार गड़बड़ घोटाले कर रही है, जो देश के हित में नहीं है, जो देश की जनता के हित में नहीं है, और जो सरकार छिपा रही है और एक बिका हुआ मीडिया उसको दबा रहा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार मुक्त भारत अथवा हमारे नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, उसका मैं कुछ उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं कि जो हमारे मोदी जी दावा करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त का, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे नौकरशाही में हो, या किसी भी स्तर पर हो। उन्होंने देश में कसम खाई कि मैं देश को भ्रष्टाचार मुक्त करके रहूँगा, राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करके रहूँगा। लेकिन मुझे और अनेक बुद्धिजीवियों को, देश के सैकड़ों बुद्धिजीवियों को, उनकी कथनी और करनी में अंतर जरूर नज़र आता है। अब मैं कितना गलत हूँ, कितना सही हूँ, ये तो हमारे दर्शक फैसला करेंगे। लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक पेमा खांडू जी हैं। मैं ये लिस्ट वो बता रहा हूँ कि एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी इन नेताओं पर, चाहे विपक्ष के हों, कोई भी नेता है जो विपक्ष का है, उस पर हजारों करोड़ के, सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन ये क्या ये शर्म की बात नहीं है कि उन्हीं नेताओं का, उन्हीं भ्रष्टाचारियों का साथ लेकर मोदी जी भाजपा की सरकारें बनवा रहे हैं। उन्हीं भ्रष्टाचारियों के प्रभाव का, धन बल का उपयोग करके अपनी भाजपा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सरकार को मजबूत करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दर्जनों नेताओं को या तो भाजपा में शामिल कर लिया गया है या उनका सहयोग लिया जा रहा है। जैसा कि सब जान रहे हैं, पहचान भी रहे हैं कि ईडी से, सीबीआई से, आईटी, इनकम टैक्स विभाग से उन्हें डराया धमकाया जाता है, या तो वो सीधे सीधे मान जाते हैं, नहीं उनको जेल में ठूंसने की धमकी दी जाती है, और डर कर जो है, लालच में बहुत सारे नेता मजबूरी में भाजपा में शामिल हो रहे हैं या भाजपा को सहयोग कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है। जो नेता एक शहंशाह का जीवन व्यतीत करते हैं, राजशाही भोगते हैं, राज भोगते हैं, उनके लिए जेल जाना या जेल में रहना सबसे कठिन काम है। इसलिए वो शॉर्टकट अपनाते हैं और वो मजबूरी में भाजपा में शामिल हो रहे हैं या भाजपा को सहयोग कर रहे हैं सरकारें बनाने में या गिराने में। तो मैं कुछ नाम ले रहा हूं। एक नेता हैं पेमा खांडू, जिन पर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। एक हैं जया पांडा, पीएमएलए, इन पर भी जो है फेमा का आरोप है और लंबे घोटाले के आरोप हैं। अजीत पवार का तो आपको अभी पता ही है कि पिछले दिनों ही उनकी, अजीत पवार जी का सिंचाई घोटाला और उनकी पार्टी पर 73,000 करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोप मोदी जी ने लगाए थे, और उसके 1-2 दिन बाद ही अजीत पवार जी दर्जनों अपनी पार्टी के नेता विधायकों को लेकर भाजपा की शरण में आ गए और मोदी जी ने, भाजपा नेतृत्व ने उन कथित आरोपियों को, भ्रष्टाचार के आरोपियों को अपनी सरकार में शामिल कर लिया। शामिल ही नहीं किया,
उप मुख्यमंत्री भी बनाया और कई मंत्री भी बनाए। तो भाई ये कैसा राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुद्दा है? अजीब लगता है, हंसी आती है। और देखिए, ये है हसन मुशर्रफ 100 करोड़ का घोटाला, नारायण राणे लैंड घोटाला, हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाला, अजीत पवार का बता ही दिया, इनकी पार्टी पर इन पर 73,000 करोड़ का घोटाला, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, VS येदियुरप्पा जो भाजपा के ही थे, आज भी वो भाजपा ही में, उन पर करोड़ों का माइनिंग घोटाला, छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला। तो ऐसे जो नाम हैं, ये तो मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए बताएं, ये लंबी फहरिस्त है भ्रष्टाचार के आरोप वाले नेताओं की, जिन पे सैकड़ों करोड़ के, हजारों करोड़ के घोटालों के, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो ये राजनीतिक भ्रष्टाचार की इससे कैसे समाप्ति होगी? राजनीति का भ्रष्टाचार ये कैसे खत्म होगा? कि भाई यदि आप भाजपा में आ जाते हैं तो सारे आरोप धुल जाते हैं, सारे भ्रष्टाचार के आरोपी भाजपा में आकर, गंगा रूपी भाजपा में आकर सब पवित्र हो जाते हैं, उनके पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप कहीं दबा दिए जाते हैं, खुंटियों पर टांग दिए जाते हैं। तो मैं देश के बुद्धिजीवियों से, जनता से ये आग्रह करता हूँ, कृपया लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इन मुद्दों पर चिंतन करें कि इस सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो दोस्तों, आज यही इस मुद्दे पर मेरा ये बात थी, मुद्दा था कि किस तरीके से राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर है, नौकरशाही में भ्रष्टाचार किस तरीके से चरम पर है, और एक लोकतंत्र में किस तरीके से सरकारों को गिराया जा रहा है राजनीतिक भ्रष्टाचार करके। तो मैं समझता हूँ कि देश का मीडिया इस तरफ ध्यान देगा, आने वाले चुनावों में देश के सामने इस सरकार की असली तस्वीर पेश करेगा। मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी अपनी सरकार का, अपने प्रधानमंत्री का ज़बरदस्ती कोई विरोध किया जाए, लेकिन सच्चाई को छिपाया जाए, ये भी लोकतंत्र में गलत है। और लोकतंत्र में यदि सच्चाई को छिपाया जाएगा और मीडिया सही बात नहीं कहेंगे तो ये लोकतंत्र के प्रति अपराध होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल। इसके बाद फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।